तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल की जो शासन व्यवस्थाएं थीं हम उनके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें प्रशासन की दूसरी इकाई में नाम आता है ऋग्वैदिक राजा का। तो ऋग्वैदिक काल में राजा कैसा होता था, क्या क्या काम करता था, क्या क्या उसको अधिकार थे, चलिए पढ़ते हैं अब। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में जो राजा था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था। ठीक है, आनुवंशिक का मतलब क्या होता है, ये होता है कि अगर बाप राजा है तो उसके बाद में उसका बड़ा बेटा राजा बनेगा। ठीक है, सीमित राजा के सीमित अधिकार थे। ठीक है, राजा के निर्वाचन के सूत्र ऋग्वेद एवं ऐत्र ब्राह्मण में मिलते हैं। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद और ऐत्र ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन के सूत्र इसमें मिल जाते हैं। राजा को चुनने तथा हटाने का अधिकार किसको था, समिति को था। ठीक है, समिति ही राजा को चुनती थी और राजा को वो पद से हटा भी सकती थी। ठीक है, राजा कबीलाई मुखिया था, किसी विशेष क्षेत्र का स्थायी शासक नहीं था, वो केवल कबीलाई मुखिया कहलाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा भूमि का स्वामी नहीं था अपितु युद्ध का स्वामी था। ठीक है, राजा भूमि का स्वामी नहीं था अपितु किस युद्ध का स्वामी था। ठीक है, राजा को कबीले का संरक्षक यानी कि गोपा जनस्थ, इसका मतलब होता है कबीले का संरक्षक, तथा पुराभेता, पुराभेता का मतलब क्या होता है, नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। ठीक है, तो राजा को गोपा जनस्य और पुराभेता कहा गया है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रशासनिक संस्थाएं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था सभा, समिति और विदत के बारे में, उसमें केवल मैंने इतना बताया था कि कितनी बार ऋग्वेद में इन शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो हम जानकारी लेंगे इनके बारे में मोस्ट। तो देखिए प्रशासनिक संस्थाएं थीं तीन, कौन कौन सी थीं। नंबर 1 पाती है सभा, क्या आती है, सभा। तो देखिए सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, यह वृद्ध एवं अभिजात लोगों की संस्था थी, यानी कि इसमें वृद्ध और अभिजात वर्ग के लोग ही हिस्सा लेते थे, बैठते थे। इसे मंत्री परिषद भी कहा जा सकता है, जैसे आज की डेट में मंत्री परिषद होता है नेताओं का, उसी तरीके से ऋग्वैदिक काल में सभा होती थी। सभा न्याय कार्य भी करती थी। ठीक है, सभा जो थी ये न्याय कार्य भी करती थी। आपको याद क्या रखना है, तो सभा शब्द का जो उल्लेख है ऋग्वेद में 8 बार किया गया है, 8 बार किया गया है। और इसमें वृद्ध और अभिजात वर्ग के लोग आते थे। इसे मंत्री परिषद भी कहा जा सकता है। सभा न्याय कार्य भी करती थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरी संस्था जिसका नाम है समिति। तो देखिए समिति का जो उल्लेख है ऋग्वेद में 9 बार किया गया है। ठीक है, अब देखिए समिति में क्या होता था, सामान्य जनता की सभा थी। इसमें सामान्य जनता निवास नहीं भाग लेती थी। राजा पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है, राजा पर नियंत्रण रखती थी। और देखिए समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो सभा का उस समिति का जो सभापति था उसको क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए ये मोस्ट लाइन नीचे लिखी हुई है, लुडविग ने सभा को उच्च सदन तथा समिति को निम्न सदन कहा है। ठीक है, सवाल पेपर में आ जाए कि किसने सभा को उच्च सदन तथा समिति को निम्न सदन कहा है, तो जवाब हो जाएगा आपका लुडविग। तो लुडविग ने सभा को उच्च सदन और समिति को निम्न सदन कहा है। अब देखिए बात करते हैं हम तीसरी संस्था के बारे में जिसका नाम था विदत। ठीक है, तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी विदत। ठीक है, सबसे पहले ये बनी थी विदत। इसमें कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। जो कबीलाई तत्व थे उनकी इसमें प्रमुखता देखने को मिली। इसकी बैठक में सैनिक लूट के माल का विभाजन निपटारा करते थे। मतलब जो सैनिक लूट का माल लाते थे उसको बैठ करके विदत में आपस में बांटा करते थे। धार्मिक कार्य भी होते थे इसमें। और ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदत में भाग लेती थी। ठीक है, जब ऋग्वैदिक काल था तो ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा और विदत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं। आगे देखिए ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है।
क्या कहा गया है? पुरंदर। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। परीक्षा में कई बार पूछा गया इस क्वेश्चन को।